दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि बोर्ड की कॉपीज़ आई हुई हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम भी चल रही हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिलेबस को अपन टाइमली पूरा कर लेंगे। आज अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल का अपनी जो 11वीं क्लास है उसका चैप्टर अपना चल रहा है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो उसमें हीट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स देखिए, थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि भाई ये वर्ड आया कहां से। तो देखिए, मैकेनिक्स की अपन बात करते हैं कि अपने पास में ये कोई निकाय है, मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं। ये अपने पास में क्या है दोस्तों, कोई निकाय है या अपन सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, सिस्टम है। अब अपन को ये पता है कि इस सिस्टम की स्टेट को अपन परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट को अपन परिवर्तित कर रहे हैं तो आप सब लोगों को पता है कि जब तक ये अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी ये जो पार्टिकल है, जो निकाय है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा, जब इस पर क्या लगेंगे, फोर्स लगेगा। इस पे क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा। और बल लगाने से चेंज क्या होगा दोस्तों, आर टी चेंज होगा। यानी आर तो क्या है, इसकी पोजीशन, और समय में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। समय में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मैकेनिक्स को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किसी पार्टिकल की गति की स्टडी करती है। और गति की स्टडी का मतलब है अवस्था परिवर्तन की स्टडी करती है कि पार्टिकल यहां से यहां यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया तो वो गया कैसे। ठीक है, तो यहां भी अपन डायनेमिक्स की अपन बात करें, भाई थर्मो और डायनेमिक्स है, तो डायनेमिक्स तो मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो अपन क्या कह सकते हैं, डायनेमिक्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ चेंज इन स्टेट, स्टडी ऑफ चेंज इन स्टेट ड्यू टू किसके कारण, हीट के कारण। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, डायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, यानी स्टडी ऑफ चेंज इन स्टेट। और स्टेट, भाई गति की स्टडी अपन कर रहे हैं तो स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। ये निकाय है, इस पे फोर्स लगा और इसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो अब फोर्स, भाई मैकेनिक्स में तो सिंपली अपन फोर्स बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में क्या फोर्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में फोर्स क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स फोर्स को अपन बोलेंगे दोस्तों हीट, कि हीट है ना वो थर्मोडायनेमिक्स फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कोई पूछे कि ये निकाय है तो थर्मोडायनेमिक्स में निकाय क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में निकाय क्या होगा, इन थर्मोडायनेमिक्स निकाय क्या होगा, मटेरियल होगा। मटेरियल कैसा हो सकता है, मटेरियल आपको पता है कि मटेरियल 3 प्रकार का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अपन थर्मोडायनेमिक्स लेके जब स्टडी करेंगे तो अपन किसकी स्टडी, गैस को लेके अपन की निकाय की स्टडी करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी, फिजिक्स की वह ब्रांच जो हीट के कारण किसकी स्टडी करे, किसी स्टेट की स्टडी करे। क्या मतलब, निकाय की अवस्था परिवर्तन की क्या करे, स्टडी करे। वो ब्रांच क्या कहलाएगी, थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। ठीक है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स को मैं बना रहा हूं निकाय। थर्मोडायनेमिक्स निकाय की अपन बात करें, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम कि एक सिलेंडर है। ठीक है, देखिए यहां से अपना बात करते हैं, एक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की ये जो दीवार है ये कंडक्टिंग है दोस्तों, क्या है, कंडक्टिंग है। और इस सिलेंडर पर अपन ने क्या लगा दिया, कोई लैंप लगा दिया हीट देने के लिए। क्या लगा दिया, कोई हीट लगा दिया। और इसमें अपन ने क्या भर दिया, आइडियल गैस भर दी। ठीक है, और ये इस पे अपन ने क्या लगा दिया, पिस्टन। ठीक है, अपन क्या दे रहे हैं, यहां से इसकी दे रहे हैं, जो गैस अपन ने भरी है उसका दाब क्या है, P, उसका आयतन क्या है, V, उसका तापमान क्या है, T, और उसकी दोस्तों एंट्रोपी क्या है, S। यानी ये निकाय है और ये निकाय के ये चर है। यानी थर्मोडायनेमिक्स निकाय की स्टडी को डिफाइन करने के लिए कुछ चर काम में लिए जाते हैं, जैसे दाब है, आयतन है, ताप है और एस।
ठीक है, और ये अपन इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो निकाय है पूरा, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है भाई। ये पिस्टन, ये क्या है, पिस्टन है, और इसके अंदर जो अपन ने भरी है वो क्या है, आइडियल गैस, क्या है दोस्तों, आइडियल गैस है। ये पूरा निकाय क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। और इस निकाय के अलावा जितना भी इसका वातावरण है, बाहर की चीज, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये निकाय अपन मान लें, तो इस मार्कर की जितना भी पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड, इसके चारों तरफ का पूरा ब्रह्मांड, वो क्या है, इसका परिवेश, क्या है दोस्तों, परिवेश है, सराउंडिंग। समझ गए ना ये बात, यदि समझ गए तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान होगी कि थर्मोडायनेमिक निकाय तो अपना क्या है, एक सिस्टम है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है, आइडियल गैस है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये तो अपना इतना इतना तो क्या है, थर्मोडायनेमिक निकाय। और इसके अलावा पूरा ब्रह्मांड, वो क्या है, इसका परिवेश है। थर्मोडायनेमिक निकाय तो इतना सा छोटा सा है, और चारों तरफ क्या है, इसका परिवेश है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि जैसे ही अपन हीट देंगे, तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है कि जैसे अपन हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस पार्टिकल 3/2 kT होती है ना भाई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। वैसे एवरेज अपन देखें तो मैक्सवेल इक्विपार्टीशन एनर्जी, मैक्सवेल का जो बंटन नियम है, उसके हिसाब से तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, एवरेज औसत एनर्जी होती है, F/2 kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 1/2 kT, 2/2 kT, 3/2 kT। तो 3 डिग्री ऑफ, कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल है, ताप के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से जैसे ही अपन हीट देंगे तो सबसे पहले पार्टिकल क्या करेंगे, ये वाले पार्टिकल क्या लेंगे, हीट लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे वही, यानी तापमान लिया, हीट देंगे तो तापमान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तापमान में परिवर्तन हुआ तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ दोस्तों, परिवर्तन हुआ, क्योंकि तापमान में परिवर्तन तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, P²/2m, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने से दोस्तों क्या होगा, इसके इनके संवेग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, संवेग में परिवर्तन हो गया, यानी ये पार्टिकल अपने संवेग किसको स्थानांतरित कर देंगे, दूसरे पार्टिकलों को, दूसरे किसको कर देंगे, तीसरे को कर देंगे। और अपन जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कि संवेग में जब परिवर्तन हो गया तो संवेग में परिवर्तन क्या है, क्या होगा, F, यानी ये पार्टिकल जब यहां से एनर्जी पाकर यहां जाएंगे तो हो सकता है कि पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक जाए, और पिस्टन जब ऊपर की तरफ खिसक जाएगा तो अपन क्या कहेंगे, गैस ने पिस्टन पर कार्य किया। कहने का मतलब क्या हो गया, पिस्टन जब ऊपर की तरफ खींच गया तो क्या हो गया दोस्तों, आयतन में वृद्धि हो गई, क्या होगी, आयतन में वृद्धि होगी, तो अपन क्या कहेंगे कि गैस प्रसार होगी। यानी ये अपने ने क्या हुआ, एक निकाय, और निकाय पे वर्क कैसे हो रहा है, इस हिसाब से वर्क हो रहा है। समझ में आ गई बात। और जैसे ही अपन ने इसको हीट दिया तो ये जो चर हैं P अब P' हो गया, V हो गया, T हो गया, और S क्या हो गया, S हो गया। तो एक तो ये थर्मोडायनेमिक चर हो गए, और ये क्या हो गए, दूसरी थर्मोडायनेमिक स्टेट हो गई। और इसमें आपस में जब गति हुई, अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, डायनेमिक्स। यानी हीट के कारण अवस्था में परिवर्तन क्या हो गया, हीट के कारण अवस्था में परिवर्तन को अपन ने क्या कहा, थर्मोडायनेमिक्स कह दिया है। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर से देखिए कि ये अपना कोई सिलेंडर अपन ने लिया, ठीक है। अब कोई पूछे कि सर सिलेंडर क्यों लिया, सिलेंडर इसलिए लिया कि सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है, तो अपन गैस प्रसारित होगी या गैस को अपन संपीड़ित करेंगे तो पता कैसे चलेगा, तो पिस्टन के माध्यम से पता चलेगा। अपन ने एक उसको हीट देने के लिए, इसको अपन क्या कहेंगे, हीट को थर्मल इनर्शिया, क्या कहेंगे, थर्मल इनर्शिया, थर्मल इनर्शिया। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इनर्शिया का काम कौन करता है, हीट काम करती है। जैसे ही अपन हीट देंगे तापमान बढ़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, गैस के जो पार्टिकल हैं उनके संवेग में परिवर्तन होगा, और संवेग में परिवर्तन होगा तो गैस के पार्टिकल हैं वो पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे तो उसके आयतन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी आयतन में वृद्धि हो जाएगी, गैस है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रसारित हो जाएगी। तो यहां देखिए फोर्स लगाने से अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, RT, और जैसे अपन फोर्स लगाएंगे तो कुछ समय बाद में इसकी अवस्था में परिवर्तन क्या हो जाएगा, R', T', यानी समय भी बदल गया और
टाइम भी बदल, समय भी बदल गया और अवस्था भी क्या होगी दोस्तों, बदल गई। ऐसे ही पहले इसके पैरामीटर कौन से थे, P दाब, V आयतन, T ताप और S क्या है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, अव्यवस्था का माप ही क्या है दोस्तों, एंट्रोपी है। लेकिन जैसे ही अपन ने इसको एनर्जी दी तो इसकी स्टेट है वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो इन स्टेटों को अपन क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट। क्या कहेंगे दोस्तों इनको, उष्मागतिकी अवस्था, उष्मागतिकी अवस्था इनको कहा जाता है। ये आउटलाइन होगी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में, समझ गए कि अब ये तो अपना क्या है, उष्मागतिकी निकाय, और इस निकाय जितनी मैंने बाउंड्री बनाई है उस बाउंड्री को छोड़कर अपनी पूरी अर्थ, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, ठीक है, क्या पूरा यूनिवर्स क्या है दोस्तों, परिवेश है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसमें अपन को स्टडी क्या क्या करनी है इसमें, कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट में चेंज हो गया, फिर अपन स्टेट क्या करेंगे कि सिस्टम की स्टडी करनी है, कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अभी अपन डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो 3 टाइप का होता है, ओपन है, क्लोज है और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। फिर थर्मल स्टेट की स्टडी करेंगे अपन, फिर किसकी स्टडी करेंगे दोस्तों, और हीट अपन कैसे दें, जिसको अपन ने क्या कहा, थर्मोडायनेमिक्स फोर्स। क्या कहा, थर्मोडायनेमिक्स फोर्स। क्यों, क्योंकि हीट देंगे तो ही अवस्था में परिवर्तन होगा, और अवस्था में परिवर्तन कब होगा, जब फोर्स लगाएंगे, तो उसको अपन ने क्या कहा, थर्मोडायनेमिक्स फोर्स। और नेक्स्ट बात क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 4 प्रकार की प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोबारिक, समतापी, समदाबी, आइसोकोरिक, समायतनी, एंड दोस्तों नेक्स्ट एडियाबेटिक। चौथी जो प्रोसेस है वो रुद्धोष्म प्रोसेस है, एडियाबेटिक। सब के अपन ग्राफिकल स्टडी करेंगे और सब में कार्य की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे, वर्क डन बाय द गैसेस या वर्क ऑन द गैसेस के अपन स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको अपन को बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं, तो उष्मागतिकी निकाय तो आपके समझ में आ गया कि सिलेंडर या निकाय के अंदर यदि आइडियल गैस भरी हो, उसको हीट अपन दे रहे हैं, तो पूरा सिस्टम, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर क्या कहलाता है, उष्मागतिकी निकाय। जिसके उष्मागतिकी अवस्था क्या है, दाब है, आयतन है, ताप है और क्या है दोस्तों, एंट्रोपी है। अब देखिए अपन चर्चा करते हैं। उष्मागतिकी तंत्र, उष्मागतिकी तंत्र, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अभी मैंने बताया कि उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो 3 प्रकार का। नंबर 1 ओपन सिस्टम या खुला तंत्र, खुला उष्मागतिकी निकाय, खुला उष्मागतिकी निकाय या खुला निकाय भी बोल सकते हैं, ओपन सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसको ओपन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये अपना सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन, और पिस्टन के अंदर क्या है, ये हीट अपन दे रहे हैं इसको लैंप, ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। ये इसके चारों तरफ का ये पूरा, ये क्या है, परिवेश, क्या है, परिवेश है। तो ये अपना क्या है, उष्मागतिकी तंत्र है। इसको खुला अपन क्या कहेंगे, कब, जब उष्मा तथा द्रव्य का मतलब है मैटर, यानी उष्मा और द्रव्य का परिवेश के साथ में क्या करे, अपना निकाय एक्सचेंज करे, आवागमन हो जाए, कि मैटर गैस है वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चली जाए, या तापमान बाहर से अंदर या अंदर से बाहर चले जाए। तो जब उष्मा तथा द्रव्य का क्या हो, ट्रांसफर हो, जब उष्मा तथा द्रव्य का परिवेश, जिसको अपन ने बोला सराउंडिंग, परिवेश के साथ आदान प्रदान हो,
क्या हो दोस्तों, आदान प्रदान हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। क्या कहा जाता है, ओपन सिस्टम कहा जाता है। ओपन सिस्टम का मतलब ही क्या है कि हीट भी एक्सचेंज हो, टेम्परेचर का भी एक्सचेंज हो सकता है और मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, खुला। मैटर द्रव्य है, द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, द्रव्य का मतलब मैटर। दूसरा क्या है, बंद निकाय। अब इसमें दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो इसको अपन टू पैरामीटर निकाय भी बोल सकते हैं। दो चर ऊष्मागतिकी निकाय, दो चर ऊष्मागतिकी निकाय भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें दो चीजों का आदान प्रदान हो रहा है परिवेश के साथ में, एक तो ऊष्मा का और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल। यहां पर द्रव्य का मतलब है कि गैस के पार्टिकल हैं, और गैस को मैंने आपको बताया है कि मोल में तोला जाता है। जैसे H2 2 मोल गैस, 1 मोल गैस का मतलब क्या होता है दोस्तों, 22.4 लीटर। आयतन में गैस के अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो जब खुला ऊष्मागतिकी निकाय है, ओपन सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि अपना ऊष्मागतिकी निकाय से दो चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं परिवेश के साथ में। निकाय ले भी सकता है और निकाय दे भी सकता है। क्या क्या, टेम्परेचर, ऊष्मा का आदान प्रदान का मतलब है टेम्परेचर का इक्विवेलेंट होना, या टेम्परेचर ले भी सकता है, टेम्परेचर दे भी सकता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल, भाई गैस है तो गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज हो सकते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम या खुला ऊष्मागतिकी निकाय पूछ सकता है। ठीक है। बंद निकाय का मतलब क्या है कि केवल और केवल ऊष्मा का परिवेश के साथ आदान प्रदान, केवल ऊष्मा एक्सचेंज हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दीवारें हैं, इसकी कैसी हैं दीवारें हैं, वही चालक दीवारें हैं। तो क्या कि ये टेम्परेचर का तो मतलब परिवेश के साथ में आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मैटर को आदान प्रदान नहीं होने देते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। क्या कहेंगे दोस्तों, क्लोज सिस्टम। क्या कहा जाएगा, क्लोज सिस्टम, कि केवल ऊष्मा का परिवेश के साथ क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। इसे अपन क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। और तीसरे प्रकार का जो निकाय है जिसको अपन बहुत काम में लेंगे, विलगित निकाय। विलगित निकाय, और विलगित निकाय का मतलब जब ना तो ऊष्मा का और ना ही द्रव्य का परिवेश के साथ में आदान प्रदान हो, परिवेश के साथ आदान प्रदान न हो, परिवेश के साथ आदान प्रदान न हो, तो वो कौन सा निकाय कहलाता है, विलगित निकाय। ये जो बंद निकाय है, इसमें एक पैरामीटर का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एक चर ऊष्मागतिकी निकाय। क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी निकाय। और इसमें किस प्रकार का, कोई ना तो ऊष्मा का ना ही द्रव्य का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, शून्य चर ऊष्मागतिकी निकाय। क्या कहेंगे, शून्य चर ऊष्मागतिकी निकाय, कि ना तो ऊष्मा का और ना ही द्रव्य का मतलब क्या हो, आदान प्रदान हो, तो ऐसे निकाय को अपन क्या कहते हैं, शून्य चर ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऊष्मागतिकी में एक चर निकाय का मतलब क्या है, बंद निकाय होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम जिसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और अपन यदि नहीं पढ़े हुए होते हैं तो अपना वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। तो खुला का मतलब दो चर, क्या क्या भाई, टेम्परेचर और मैटर, नंबर ऑफ पार्टिकल Tn, इसमें केवल T, और इसमें क्या है, कुछ भी आदान प्रदान नहीं हो। यानी यहां ये जो दीवारें होती हैं तीसरे सिस्टम में, ये नॉन कंडक्टिंग होती हैं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं हो सकता है, उसको परिवेश से कोई मतलब नहीं है, परिवेश में जो चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से निकाय में चेंजेस नहीं होते हैं, तो उसको अपन कहते हैं विलगित निकाय। क्या कहते हैं, विलगित निकाय। और इंग्लिश में इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब
नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रीवियस का मैंने डेफिनेशन आपको लिखा भी दी है कि ऊष्मागतिकी निकाय के चारों ओर परिवेश, इसको रिजर्वोयर भी बोलते हैं, सराउंडिंग भी बोलते हैं, सराउंडिंग भी बोला जाता है। तो ऊष्मागतिक निकाय के अलावा उसके चारों तरफ का परिवेश का मतलब क्या आ गया दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी परिवेश कहलाता है। ऊष्मागतिकी परिवेश कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी परिवेश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि ऊष्मागतिकी चर कौन कौन से हैं। तो देखिए ऊष्मागतिकी चर, ऊष्मागतिकी चर का मतलब है जो ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए अपन को आवश्यक हो। ठीक है, तो कौन कौन से चर है, जैसे P दाब है, ये ऊष्मागतिकी चर है। V आयतन, ये भी ऊष्मागतिकी चर है। T ताप, ये भी ऊष्मागतिकी चर है। और दोस्तों S क्या है, एंट्रोपी, ये भी क्या है, ऊष्मागतिकी की चर है। मान लो ऊष्मा देने से पहले किसी निकाय की अवस्था अपने पास में क्या है, PVTS, कोई अवस्था है जिसको अपन क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी अवस्था। और कुछ समय बाद में हीट देने पर यह अवस्था में परिवर्तन यानी दाब बदल गया, तब ये क्या होगी, P डैश, V डैश, T डैश और क्या हो गया, S डैश हो गया। तो अपन ये कहेंगे कि ऊष्मागतिकी चरों में परिवर्तन हो गया। ये तो कहेंगे कि ऊष्मागतिकी निकाय चरों में परिवर्तन हो गया। चरों में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। किस में परिवर्तन हो गया भाई, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जिन पैरामीटरों की आवश्यकता होती है, या अवस्था ऊष्मागतिकी निकाय को बताने के लिए जिन चरों की आवश्यकता होती है, जिन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी चर उनको कहा जाता है। समझ में आ गई बात, ये ऊष्मागतिकी चर कहलाते हैं। और कोई भी हो सकता है। आगे अपन बात करेंगे ऊष्मागतिकी पोटेंशियल की बात अपन करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ऊष्मीय साम्य, क्योंकि अपन को ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम पढ़ना है तो ऊष्मीय साम्य अपन को पढ़ना जरूरी है। ऊष्मागतिकी साम्य, ऊष्मागतिकी साम्य, ऊष्मागतिकी साम्य का मतलब क्या है कि अपने पास में दो अवस्थाएं हों। जैसे मान लो ये अवस्था है और इसमें T सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, लेकिन T बराबर क्या हो जाए, तापमान का मान दोनों अवस्थाओं के लिए क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अपन ये कहेंगे कि ये दोनों अवस्थाएं ऊष्मागतिकी साम्य में है। क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी साम्य में है। यदि ऊष्मागतिकी निकाय का उसके परिवेश के साथ में तापमान में क्या हो जाए, आदान प्रदान हो और तापमान बराबर हो जाए, तो अपन क्या कहेंगे कि दोनों क्या है, ऊष्मीय साम्य में हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि ऐसी अवस्था जिसमें ऊष्मागतिकी निकाय के चर समय के साथ क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। समय के साथ क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, नियत हो जाए। क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी साम्य कहलाता है। ठीक है, और यदि मान लो ताप समान हो जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे, तापीय साम्य अवस्था। क्या कह देंगे, तापीय साम्य अवस्था, इसको अपन कह देंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ ये बात होगी, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ऊष्मागतिकी साम्य के लिए ऊष्मागतिकी
साम्य अवस्था के लिए, ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था के लिए निकाय यांत्रिक ऊष्मीय तथा रासायनिक साम्य में होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कैसे आ सकता है क्वेश्चन कि ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था है और इसका मतलब यांत्रिकी भी होना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो रासायनिक साम्य भी होना चाहिए। यदि कोई ऊष्मागतिकी निकाय तीनों प्रकार से, ये जो अपन ने डिस्कस किया है, 3 प्रकार हैं ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था के, यदि तीनों प्रकार से साम्य अवस्था में है तो उसे अपन क्या कहेंगे कि ये ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के साम्य यदि होंगे तो अपन क्या कहेंगे, वस्तु उसमें ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था में। तीनों प्रकार का मतलब क्या है, यांत्रिक साम्य अवस्था का मतलब क्या है, यांत्रिक साम्य का मतलब है कि अपना निकाय और परिवेश के साथ में जितने भी बल लग रहे हैं, अपन लिखते हैं निकाय और परिवेश में लगने वाले सभी बल संतुलन में हो, क्या कहलाता है, यांत्रिकी साम्य कहलाता है। क्या कहलाता है, यांत्रिकी साम्य कहलाता है। उसमें साम्य अवस्था का मतलब है कि निकाय और वातावरण का क्या होना चाहिए, तापमान बराबर होना चाहिए। उसमें साम्य का मतलब क्या है कि निकाय तथा परिवेश का तापमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तापमान समान होना चाहिए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसमें साम्य अवस्था। और रासायनिक साम्य का मतलब क्या है दोस्तों कि रासायनिक जो संरचना है वो क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। यानी निकाय और परिवेश क्या होना चाहिए, यदि निकाय की रासायनिक संरचना, यदि निकाय की रासायनिक संरचना ताप के साथ नियत रहे, निकाय की रासायनिक संरचना ताप के साथ, रासायनिक संरचना समय के साथ नियत रहे या बदले नहीं या अपरिवर्तित रहे, समय के साथ नियत रहे या अपरिवर्तित रहे, तो अपन क्या कहेंगे, तो निकाय रासायनिक साम्य अवस्था में कहलाता है। क्या कहलाता है कि निकाय रासायनिक साम्य अवस्था में कहलाता है। समझ में आ गई बात कि ऊष्मागतिकी निकाय का मतलब है कि यदि तीनों प्रकार के उसमें साम्य का मतलब क्या है, यांत्रिक साम्य, उसमें साम्य और रासायनिक साम्य में होना निकाय यदि है तो उसको अपन कहेंगे ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था। यांत्रिकी साम्य का मतलब है कि परिवेश में, निकाय और परिवेश में जो भी बल लग रहे हैं वो सारे के सारे संतुलन में हो। तापमान यदि बराबर है तो ताप उसमें साम्य या तापीय साम्य। और रासायनिक का मतलब है कि रासायनिक संरचना है, यानी बाहर जो गैस है और सिस्टम के अंदर, अपने सिलेंडर के अंदर जो गैस है, उनकी रासायनिक संरचना यदि बराबर है, समान है, तो अपन क्या कहेंगे, रासायनिक साम्य अवस्था। क्या कहेंगे दोस्तों, रासायनिक साम्य अवस्था में है कि निकाय है वो किस में है, रासायनिक साम्य अवस्था में है। और अब अपने टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। सबको आता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं जो हो सकता है कि आप लोगों को पता नहीं हो,
वहां से भी क्वेश्चन अपने पास में आता है। ठीक है, ये जनरल अपनी बातें होगी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब अपन बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। पहली बात तो इसे शून्यवा नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ऊष्मागतिकी की स्टडी अपन कर रहे थे तो इस नियम से पहले क्या दिया गया, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद में ऊष्मागतिकी प्रथम नियम को देखा तो वहां से ताप की परिभाषा नहीं आ रही। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ताप की परिभाषा नहीं देता, और इस नियम की डिस्कवरी उसके बाद में हुई, और इस नियम से क्या है, ताप की परिभाषा अपन को क्लियर पता चलती है कि भाई ताप क्या है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि ऊष्मागतिकी का वह कौन सा नियम है जो ताप की परिभाषा को एक्सप्लेन करता है, तो उसका आंसर है दोस्तों ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। जबकि ताप जो पैरामीटर है, जो चर है ताप, वो ऊष्मागतिकी का इनिशियल पॉइंट है। यदि ताप नहीं है तो ऊष्मागतिकी निकाय का मतलब ही नहीं है। तो लोगों ने ये कहा, वैज्ञानिकों ने ये कहा कि भाई ये जो नियम आया है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से भी पहले काम में आना चाहिए। अब प्रथम तो उसको दे दिया तो बार बार उनके नंबर तो बदल नहीं सकते, इसलिए उस नियम से पहले लाने के लिए इसको अपन ने क्या कर दिया था कि इसको अपन ने कह दिया था कि ऊष्मागतिकी का ये शून्यवा नियम है। दोस्तों कौन सा नियम है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बाद में दी गई, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम कहते हैं। तो कहता क्या है नियम, देखिए कि ये अपने पास में कोई निकाय है, ठीक है, ये कोई अपने पास में क्या है दोस्तों, निकाय, और इन दोनों निकायों के बीच में अपन ने क्या लगा दी, एक दीवार लगा दी जो क्या है, कुचालक, इंसुलेटर है। यानी इस निकाय से, ये निकाय ए है और ये निकाय क्या है, बी है, और ए से बी में किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं है। ये ऊष्मागतिकी निकाय है, ए निकाय है, तो इसके पैरामीटर अपन दे सकते हैं पी ए, आयतन क्या हो गया वी ए, टेम्परेचर क्या हो गया टी ए, और इसकी एंट्रोपी क्या होगी एस ए होगी। क्योंकि भाई निकाय तब तक अपन डिफाइन नहीं कर सकते जबकि उसके पैरामीटर अपन डिसाइड नहीं करेंगे। और बी जो निकाय है उसके पैरामीटर क्या हो गए, पी बी, वी बी, टी बी, और क्या हो गए दोस्तों, एस बी। इन दोनों निकायों को, ये जो यहां जो दीवार अपन ने लगाई है ये कैसी है, कुचालक, क्या है दोस्तों, कुचालक दीवार है, एकदम कुचालक। ठीक है, ये निकाय ए है, ये निकाय क्या है, बी है। ठीक है, आप इसमें कुछ भरना चाहो तो भर भी सकते हो। और इन दोनों निकायों के साथ में कोई तीसरा निकाय ऐसे, ये जो दीवार है वो क्या है, चालक है, क्या है, चालक, कौन सी, ये वाली। और ये कोई निकाय है तीसरा सी, जिसके पैरामीटर क्या है, पी सी, आयतन वी सी, तापमान टी सी, और एंट्रोपी क्या, एस सी। ये दोनों निकाय ए बी, जिनका आपस में किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं है, ये किसी तीसरे निकाय के साथ में क्या है, ऊष्मीय संपर्क में है। क्या है दोस्तों, ऊष्मीय संपर्क में है। तो कुछ समय बाद में ए का, सी का, बी का और सी का तापमान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कुछ समय बाद में टी ए बराबर टी सी है, ठीक है, कुछ समय बाद में टी बी बराबर टी सी है। ये दोनों साथ में अप्रोच होंगे कि टी ए बराबर टी सी हो गया, टी बी बराबर टी सी हो गया। तो दोस्तों इन दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा, टी ए बराबर क्या हो जाएगा, टी बी हो जाएगा। इसे अपन क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई दो अलग अलग ऊष्मागतिकी निकाय अलग रूप से किसी तीसरे निकाय के साथ में उसमें संपर्क में है तो वे दोनों भी उसमें साम्यावस्था में होंगे। यह हो गया ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। क्या है कि ए और बी दो ऊष्मागतिकी निकाय हैं जो किसी तीसरे निकाय सी के साथ में उसमें साम्य में है। यानी उसमें साम्य का मतलब क्या है दोस्तों, टी ए बराबर टी सी है, टी बी बराबर क्या है, टी सी है, तो वो आपस में भी उसमें साम्य अवस्था में होंगे। यानी ये इसका रिजल्टेंट डायग्राम अपन बनाएं
तो डायग्राम ये बन जाएगा। ये इंसुलेटिंग दीवार, अपनी कुचालक दीवार, ये ए और ये बी, ठीक है, ये कुचालक की है दीवार, और ये किसी तीसरे निकाय के साथ में क्या है, सी में, उसमें साम्य अवस्था में। इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी सी है, इसका टेम्परेचर टी बी है। तो अब ये इतनी देर तो क्या था, उसमें साम्य में नहीं थे, लेकिन अब क्या हो गए दोस्तों, ये उसमें साम्य में हो गए हैं। क्या हो गए, इस उसमें साम्य अवस्था में हो गए हैं। तो ये डायग्राम से यदि आपको समझ में आ गया तो इसको अपन कैसे लिखें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि दो भिन्न उष्णनिकाय, यदि दो भिन्न उष्मा गतिकी निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मीय साम्य अवस्था में है, निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है, उसमें साम्य लिख दो चाहे तापीय साम्य में लिख दो, में हो तो वो आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। तो वो आपस में भी दोस्तों किस में होंगे, तापीय साम्य में होंगे। ठीक है, अपन ने लिया यदि दो निकाय हैं ए तथा बी जिनके तापमान क्या है, टी ए टी बी, यदि दो निकाय ए तथा बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में हैं, तो तापीय साम्य में है तो ए एवं बी है, तो ए तथा बी आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। किस में होंगे, तापीय साम्य में होंगे। अर्थात दोनों चित्र बना लिए, क्या हो गए, टी ए बराबर टी सी, टी बी बराबर क्या हो गया, टी सी, देन टी ए बराबर क्या होगा दोस्तों, टी बी होगा। टी ए बराबर क्या होगा, टी बी होगा। ये ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम है। ये बात मैंने बता दी आप लोगों को कि इसको शून्यवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नियम की जो डिस्कवरी है वो प्रथम नियम के बाद में हुई। ठीक है, जबकि आना कहाँ चाहिए था, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से पहले आना चाहिए था, इसलिए इसको लोगों ने क्या कह दिया, ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम कह दिया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ऊष्मागतिकी का जो शून्यवाद नियम है वो किसकी परिभाषा देता है, ताप की परिभाषा देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो शून्यवाद नियम ताप की परिभाषा, ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम ताप की परिभाषा देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उसमें साम्यावस्था में सभी वस्तुओं का एक गुण समान होना चाहिए। उसमें साम्यावस्था में सभी वस्तुओं का एक गुण समझ होना चाहिए। उसमें साम्यावस्था में सभी वस्तुओं का एक गुण समान होना चाहिए, जिसे ताप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, ताप कहते हैं। और ताप का मेजरमेंट अपन पढ़ चुके हैं, 5 प्रकार से अपन कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, रैंकेनाइट, र्यूमर और फारेनहाइट। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम
ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, प्रथम एवं द्वितीय नियम की खोज, प्रथम एवं द्वितीय नियम की खोज के बाद, प्रथम एवं द्वितीय नियम की खोज के बाद खोजा गया था तथा यह नियम ताप की परिभाषा देता है, तथा यह नियम ताप की अवधारणा को बताता है। अवधारणा को बताता है, तो इसे अतः इसे पहले तथा दूसरे नियम से पहले होना चाहिए। अतः इसे प्रथम तथा द्वितीय नियम से पहले होना चाहिए। अतः इसे ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहा जाता है। अतः इसे ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहा जाता है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम दोस्तों कहा जाता है। यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या है, ये बात अपन ने डिस्कस कर ली। और ये किस की परिभाषा देता है अपन को, ताप की परिभाषा देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आरपीसी में पूछी गई है कि या तो ये पूछ लेता है कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस तरह की परिभाषा देता है, तो ताप की परिभाषा देता है। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ऊष्मागतिकी का वह नियम जो ताप की परिभाषा देता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। और शून्यवां क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम के बाद में इसको डिस्कवर किया गया। जबकि ये देता क्या है, ताप की अवधारणा देता है, जो कि ऊष्मागतिकी का क्या है, प्रथम चर है। क्योंकि बिना ताप के अपन ऊष्मागतिकी को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहते हैं। ठीक है, अब अपन चर्चा कर रहे हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की क्या है, प्रथम नियम, उससे कुछ संबंधित भौतिक राशियां हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी निकाय, ऊष्मागतिकी निकाय, ऊष्मागतिकी निकाय ये अपना सिस्टम जो इसको लैंप, जो इसको क्या दे रहे हैं अपन, हीट दे रहे हैं, और इसमें अपन ने क्या भर दी, आइडियल गैस। इसमें आइडियल गैस अपन मान रहे हैं क्योंकि वो गैस समीकरण के सभी नियमों का पालन करेगी, जैसे बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुसे। और इसमें अपन ने क्या लगा दिया दोस्तों, पिस्टन। ये पिस्टन अपन ने लगा दिया, ये रहा। ठीक है, हाँ। तो अब सबसे पहले जो अपन, जब अपन इसको हीट दे रहे हैं, तो दी गई हीट को अपन किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। अब जैसे ही अपन हीट देंगे इसको, तो सबसे पहले क्या होगा, जो पास के जो पार्टिकल हैं, ये जो दीवार है वो कंडक्टिंग है, चालक दीवार है, पास के पार्टिकलों का तापमान में क्या होगा, चेंज होगा। अभी बताया, तापमान में चेंज होने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यानी इनकी गतिज ऊर्जा होगी। ये कण अपनी गतिज ऊर्जा दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, एंड सो ऑन, इस हिसाब से एक दूसरे को क्या होंगे, तापमान देते जाएंगे, और इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, जो प्रत्येक जो गैस के पार्टिकल हैं उनके संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि संवेग किससे रिलेटेड है, गतिज ऊर्जा से रिलेटेड। ठीक है, और गति संवेग में जब परिवर्तन हो गया, संवेग में जब परिवर्तन हो गया, तो हो सकता है कि गैस ने सिस्टम पे काम किया। गैस ने मतलब क्या, काम करेगी गैस, और गैस काम करेगी, तो गैस काम करने का मतलब क्या है दोस्तों, गैस प्रसारित होगी। प्रसारित होगी तो पिस्टन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या होगा, थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, और अपन ये कहेंगे कि गैस में क्या हो गया दोस्तों, प्रसार हो गया। क्या हो गया,
प्रसार हो गया। तो प्रसार कैसे हुआ कि जैसे ही अपन ने इसको हीट दी, डेल्टा क्यू हीट दी, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हुआ दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। और आंतरिक ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं अपन, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, डी से अपन आंतरिक ऊर्जा को डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से आंतरिक ऊर्जा को डिनोट करते हैं। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने से क्या हुआ, पिस्टन ऊपर की तरफ खिंचका, ऊपर की तरफ पिस्टन खिसका। इसका मतलब यह हुआ कि गैस ने पिस्टन पे कार्य किया है, यानी आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और आयतन में जब वृद्धि हुई तो अपन क्या कहेंगे कि गैस ने काम किया। और गैस ने काम किया तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dw से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, dw से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब आपको यह पता है कि भाई जितनी ऊर्जा अपन दे रहे हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है और न नष्ट हो सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, स्थानांतरित हो सकती है। तो इन तीनों भौतिक राशियों को आपस में अपन को रिलेट करना है। और जब अपन इनको रिलेट कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो जाएगा। तो रिलेट का कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा क्यू ऊष्मा इसको दी, और ये ऊष्मा में परिवर्तन कहां चलेगा, डी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने से क्या हो गया, कार्य हुआ। यानी डेल क्यू बराबर डी यू प्लस क्या हो गया दोस्तों, डी डब्ल्यू। और इसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये तो मैंने मान लो आपको डायरेक्ट बता दिया समीकरण। सबसे पहले इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में तीन भौतिक राशियां अपने पास में आ गई। एक तो ऊष्मा, एक आंतरिक ऊर्जा, और एक क्या आ गया दोस्तों, कार्य। इन तीनों का अपन डिटेल से अलग अलग पढ़ेंगे, फिर तीनों का अपन इनमें क्या करेंगे, एक दूसरे को रिलेट करेंगे, और फिर कहेंगे कि दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि जब भी चेंज होते हैं, जब भी जैसे ऊष्मागतिकी निकाय में चेंज हुआ, मैंने आपको डिस्कस किया कि PVTS ये कोई क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट है। क्या है दोस्तों, थर्मोडायनेमिक स्टेट। ठीक है। और इसको जैसे ही अपन ने चेंज हुआ तो ये स्टेट क्या होगी, P डैश, V डैश, T डैश और S डैश। यानी इस अवस्था से इस अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। तो हमेशा याद रखना कि जब स्टेट में परिवर्तन होता है तो एनर्जी की अपन बात करें, चेंज पहले हमेशा, याद रखना इस बात को, चेंज पहले हमेशा गतिज ऊर्जा में होता है। गतिज ऊर्जा में होता है, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, चेंज या परिवर्तन। यानी जब भी एनर्जी में चेंज होता है तो सबसे पहले दोस्तों निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और उसके बाद में निकाय की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। और इस वीडियो को, आज की जो अपनी क्लास है थर्मोडायनेमिक्स की इनिशियल जो क्लास है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो इसके न्यूमेरिकल ना बहुत आसान है। पूरा अपने सिलेबस में है थर्मोडायनेमिक्स, उसको अपन पढ़ेंगे। आज के वीडियो को आप दोस्तों बहुत अच्छे से डिस्कस करोगे। कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो वो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछोगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।